हाँ, नमस्कार। इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग मापन के स्तर यानी लेवल्स ऑफ मेजरमेंट के बारे में चर्चा करेंगे। तो मापन की प्रक्रिया में उसकी जो विशेषताएं हैं, उसकी यथार्थता है, प्रयुक्त इकाइयाँ हैं, परिमार्जन का स्तर है, परिशुद्धता है, चरों की प्रकृति है और परिणामों की प्रकृति जो है, उसके आधार पर एस.एस. स्टीवेंसन ने इसे 4 स्तरों में विभाजित किया है। पहला जो स्तर है वो नामित स्तर है, दूसरा क्रमित स्तर है और तीसरा अंतराल स्तर है और चौथा आनुपातिक स्तर है। चारों स्तरों में क्रमशः परिशुद्धता और परिमार्जन बढ़ता जाता है। तो पहला स्तर जो है मापन का, जिसे हम नामित स्तर बोलते हैं, यह बहुत ही सबसे निचला स्तर है, सबसे कम परिमार्जित और परिशुद्ध होता है। इसमें हम किसी वस्तु को, व्यक्ति को, घटनाओं को, गुण या विशेषताओं को कोई नाम दे देते हैं, कोई प्रतीक दे देते हैं। जैसा कि इस स्तर के नाम से ही ये प्रदर्शित हो रहा है कि इसमें हम कोई नामकरण उसका कर देते हैं, कोई क्लासिफिकेशन उसका कर देते हैं। तो इस प्रकार इनमें जो क्रम है या जो संबंध है आपस में, वो कोई उसमें एक दूसरे से जुड़े नहीं रहते हैं, अंतर्निहित नहीं रहते हैं। यह एक गुणात्मक मापन की प्रकृति का मापन है तथा प्राप्त मान से किसी प्रकार की गणितीय संक्रियाएं संभव नहीं है। और इसके उदाहरण हैं, जैसे अगर हम मानव समाज को बांटे तो स्त्री पुरुष थर्ड जेंडर, या फिर आवास के आधार पर बांटे शहरी ग्रामीण, इससे बांट सकते हैं। जो विषय लेते हैं कला विज्ञान वाणिज्य समूह एग्रीकल्चर इत्यादि, इस तरह से वर्गीकृत कर सकते हैं। तो इस मापन द्वारा बने दो समूह आपस में कभी भी तुल्य नहीं होते हैं। और नामित मापन में कुछ खास सांख्यिकीय प्रक्रियाएं, जैसे हम बारंबारता ज्ञात कर सकते हैं, प्रतिशत निकाल सकते हैं, अनुपात निकाल सकते हैं, बहुलक एवं संगत गुणांक आदि ज्ञात कर सकते हैं। ये सबसे प्राइमरी स्तर का और सबसे लो लेवल का मापन है। और इसमें हम वर्गों की रचना कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, इसलिए इसे वर्गीकरण के प्रकार का भी मापन कहा जाता है। इसमें हम प्रतीक आवंटित करते हैं, संकेत आवंटित करते हैं, कोई नाम दे देते हैं। इस तरह से ये केवल एक सबसे लो लेवल का हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। इससे थोड़ा परिशुद्ध जो मापन है या ऊपर के लेवल का है, उसको हम बोलते हैं क्रमित स्तर या क्रमित पैमाना। तो ये जो मापन होता है, ये नामित पैमाने से परिशुद्ध होता है या परिमार्जित होता है। यह मापन वास्तव में गुण की मात्रा के आधार पर होता है और इसमें हम गुणों को, विशेषताओं को, व्यक्तियों को, समूहों को उनकी विशेषता, योग्यता और गुण के आधार पर श्रेणीकरण करते हैं। जैसे हम कहें उच्च तापमान, औसत तापमान, निम्न तापमान, तो ये तापमान का श्रेणीकरण है। इसमें हमें पता चल जाता है कि जो निम्न तापमान है उसका तापमान सबसे कम होगा और उच्च तापमान का सबसे ज़्यादा तापमान वाला उच्च तापमान है, और जो औसत तापमान है वो निम्न और उच्च तापमान के बीच की स्थिति है। तो इससे हम जो क्रम का या ऑर्डर का पता चलता है, इसीलिए इसे हम ऑर्डिनल लेवल या ऑर्डिनल स्केल मेजरमेंट का नाम देते हैं। तो इसमें हम छात्रों के समूह को जब अंक भी परीक्षा के आधार पर हम प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी इत्यादि इस तरह से श्रेणीकरण जब करते हैं, तो ये हमारे लिए ये उदाहरण बन जाता है ऑर्डिनल स्केल का। तो इस मापन में भी हम जिसे गणितीय संक्रियाएं नहीं कर पाते हैं, इसमें भी कोई इसी प्रकार की गणितीय संक्रिया हम नहीं कर पाते हैं, लेकिन हम इसमें आंकड़ों का विश्लेषण के लिए माध्यिका निकाल सकते हैं, शतमतक निकाल सकते हैं, कोटि अंतर सहसंबंध ज्ञात कर सकते हैं। और इसका हम प्रयोग क्वालिटेटिव जो रिसर्च होता है उसमें हम व्यापक स्तर पर इसका हम प्रयोग भी करते हैं।
और जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर है, एसोसिएट प्रोफेसर है और प्रोफेसर है, अब तीनों का श्रेणीकरण हम किए हैं। तो ये एक तरह से ऑर्डिनल लेवल या ऑर्डिनल स्केल का एग्जाम्पल है। लेकिन इसमें हम दो के बीच में जो अंतर है वो बराबर हो ये कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे अगर हम प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी के छात्र के बीच में हम कहें उतना ही अंतर है जो द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी के बीच का अंतर है, तो ये सही नहीं होगा। हो सकता है कि कोई छात्र 59% नंबर पाया हो और वो सेकेंड डिवीजन में हो, जो 60% पाया हो वो प्रथम श्रेणी का छात्र हो, जबकि उसमें अंतर महज 1% का है। जबकि 59% पाने वाला और 45% पाने वाला दोनों छात्र सेकेंड श्रेणी के ही होंगे, लेकिन दोनों के बीच में गैप ज़्यादा है। तो यहाँ पर ये पता चलता है कि अंतर का जो एक्चुअल अंतर है उसे हम ज्ञात नहीं करते हैं, केवल श्रेणीकरण भर कर देते हैं। इस पैमाने में सबसे बड़ी बात है कि किसी प्रकार का एब्सोल्यूट जीरो वगैरह की परिकल्पना नहीं होती है और केवल ये एक तरह से वितरण को क्रम प्रदान करने की प्रक्रिया है। तो इसके बाद जो इससे ऊंचे स्तर का मापन है उसको हम लोग बोलते हैं अंतराल मापनी। और ये ही मापन का जो स्तर है अमूमन शिक्षा, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र और जो भी मनोवैज्ञानिक चरों का हम मापन करते हैं रिसर्च के फील्ड में, तो मोस्टली हम इसी का इस्तेमाल करते हैं और ये सर्वाधिक परिशुद्ध है, खास करके सामाजिक और मनोवैज्ञानिक विषयों के शोध कार्य होते। तो इसमें जो क्रम हम प्रदान करते हैं ये यहाँ पर वो स्थिर और समान रहती है और इसलिए इसे समान अंतराल मापन भी कहा जाता है। इस तरह के मापन में चूंकि संख्याओं में समान अंतर रहता है इसलिए इन्हें आपस में जोड़ा या घटाया जा सकता है। जैसे हम गणित की योग्यता के आधार पर छात्रों को अंक प्रदान किए हैं, तो कोई छात्र यदि 25 नंबर पाया है, दूसरा 26 नंबर पाया है, तो हम कह सकते हैं कि 25 और 26 नंबर के बीच में जितना डिफरेंस है उतना ही डिफरेंस होगा हमारा 45 और 46 नंबर वाले के बीच में। तो कुल मिलाकर के यहाँ जोड़ और घटाने की हम प्रक्रिया कर सकते हैं, लेकिन गुणा भाग यहाँ आपस में नहीं किया जा सकता है। यह मापन गुणों की मात्रा पर आधारित होता है। गुणों की मात्रा को इस प्रकार श्रेणीबद्ध किया जाता है कि प्रत्येक उप श्रेणी में अंतर समान रहता है। शैक्षिक, सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक चरों का मापन अंतरित पैमाने पर ही किया जाता है। इन इकाइयों में परम शून्य नहीं होता है। आंतरिक मापन में प्राप्त अंकों के साथ जोड़ तथा घटाना तो किया जा सकता है, किंतु गुणा एवं भाग की प्रक्रिया नहीं की जा सकती है। अंतराल मापन से प्राप्त आंकड़ों के विश्लेषण में गणितीय माध्य, मीन, इसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन यानी मानक विचलन, पियर्सन आर, टी टेस्ट और एफ टेस्ट का प्रयोग किया जा सकता है। अब यहाँ पर ये सबसे सामाजिक विषयों के लिए और मनोवैज्ञानिक विषयों के लिए सबसे ज़्यादा कॉमन में प्रयोग किया जाता है और ये परिशुद्ध भी होता है। तो इसमें जो लेवल हम डिसाइड करते हैं अंतर, वो बिल्कुल एक बराबर का अंतर रखते हैं, यानी कि जो हम अंतर दिखाते हैं उसका पैमाना हम एक समान रखते हैं। और ये जिसे अभी मैंने कहा कि 25-26 वाले के बीच में जितना अंतर होगा उतना ही 45 और 46 वाले के बीच में अंतर होगा। तो ये आपके ऑर्डिनल स्केल का एक एग्जाम्पल है। और ये इसमें जो जीरो होता है वो एब्सोल्यूट जीरो नहीं होता है, बल्कि वो आभासी जीरो होता है, क्योंकि इसमें सारे जो मेजरमेंट लिए जाते हैं किसी एब्सोल्यूट जीरो के आधार पर नहीं होते हैं, बल्कि सापेक्ष होते हैं। कोई हम परीक्षा लेते हैं उसके आधार पर हम कहते हैं, लेकिन जैसे मान लीजिए गणित के हमने 10 क्वेश्चन बच्चों को दिए और कोई बच्चा उसमें 0 नंबर पा गया, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि उसके बच्चे की गणितीय योग्यता शून्य है। हम ये कह सकते हैं कि इस परीक्षण पर उसके प्राप्तांक शून्य है, लेकिन हो सकता है कि इससे नीचे स्तर की कोई परीक्षण उस पर प्रशासित किया जाए तो उसे कोई भी प्राप्तांक प्राप्त हो सकता है। यानी यहाँ पर जो जीरो होता है वो आभासी होता है, वो सापेक्षिक होता है, निरपेक्ष नहीं रहता है। इसमें आपस में जोड़ और घटाने की प्रक्रिया हम कर सकते हैं, लेकिन गुणा भाग की प्रक्रिया यहाँ हम नहीं कर सकते हैं। तो ये सबसे परिशुद्ध है। इसके बाद
जो सबसे परिशुद्ध है, लेकिन हम उसका सामाजिक विषयों में, व्यवहारिक विषयों में, मनोवैज्ञानिक विषयों या मनोवैज्ञानिक गुणों के मापन में प्रयोग तो नहीं करते हैं, लेकिन भौतिक राशियों के मापन में उसका प्रयोग करते हैं। यह सबसे परिशुद्ध जो होता है उसको हम कहते हैं रेशियो लेवल या रेशियो स्केल या अनुपातिक स्तर या अनुपातिक पैमाना। इससे हम ये सारे सबसे परिशुद्ध है, और इसमें जो होता है सारे नीचे के जो लेवल्स हैं उन सब के गुण विद्यमान रहते हैं। जब भी हम ऊपर जाते हैं, जैसे क्रमित पैमाना में नामित पैमाने का भी गुण रहता है, अंतराल पैमाना में क्रमित और नामित दोनों के गुण रहते हैं, उसी प्रकार अनुपात पैमाना में नामित, क्रमित और अंतराल मापनी ये तीनों के गुण विद्यमान इसमें रहते हैं। इसमें एब्सोल्यूट जीरो होता है। इसे हाँ, जीरो का मतलब जीरो होता है, जैसे ये गुण विहीनता को व्यक्त करती है। जैसे किसी चीज़ का क्षेत्रफल शून्य है, मतलब वो शून्य है। ये नहीं हम कह सकते हैं कि वहाँ सापेक्षिक की बात नहीं है, यहाँ पर बिल्कुल एग्जैक्ट जीरो की बात है। और लेकिन इसका प्रयोग हम करते हैं मोस्टली भौतिक राशियों के मापन में, जैसे लंबाई नाप सकते हैं, वजन नाप सकते हैं, प्रकाश की तीव्रता, टेम्परेचर, समय, ये सारे चीज़ों का जब मापन करेंगे तो यहाँ जीरो की संभावना बिल्कुल रहती है, और जो जीरो होता है वो वास्तविक जीरो होता है। तो ये लेवल ऑफ मेजरमेंट रहे, क्योंकि जब हम राशि गुणों का मापन करते हैं तो इसका भी ध्यान रखते हैं कि जो इसका मापन कर रहे हैं उसकी प्रकृति कैसी है, क्या हम उस पर कौन सा स्केल अप्लाई कर सकते हैं। इन चीज़ों को देखते हुए इसकी भी जानकारी आवश्यक है। यह अक्सर परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए यदि लाभदायक रहता है तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और अपने प्रश्न पूछें, ताकि मुझे भी जानकारी हो कि इस वीडियो में मैंने क्या चीज़ें छोड़ दी है, ताकि आने वाले वीडियो को मैं और अच्छे से परिमार्जित कर सकूं। धन्यवाद।